एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। तो इन दो पहियों को अगर आप नेस्तनाबूद कर देते हैं तो वो समाज जो है वो प्रगति की तरफ नहीं जा सकता। और ईवीएम के थ्रू हमारा जो मत अधिकार था उसको डिस्ट्रॉय किया, मनमानी शुरू की, हुक्मशाही शुरू की, और ईवीएम के सारे जो प्रसाद है हम अभी देख रहे हैं उसका जो नाजायज़ सरकार है वो किस तरह से हमारे हक अधिकारों को छीन रही है। साथियों, भारत का जो इतिहास है वो क्रांति और प्रतिक्रांति का है। ये बात हमें पहले दिमाग में रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, तभी हम इस विषय को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस विषय में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला ये कि भारतीय मूल निवासी चिकित्सा प्रणाली थी और बहुत अच्छी थी, बहुत अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। ये कितने लोग जानते हैं, उस पर संशोधन करना पड़ेगा। दूसरी ये बात है इसमें कि उसको चुरा कर आयुर्वेद के नाम से प्रचार प्रसार किया गया। देखिए, इसको चुराया गया, ना कि इसको नष्ट किया गया और इसको तब्दील किया गया आयुर्वेद के नाम से। तो ये बात भी यहाँ पे एक्सपोज होनी ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इस सब्जेक्ट में जो आती है वो ये है कि यहाँ पे ब्राह्मणों का कौन सा षड्यंत्र रहा होगा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज की अगर प्रगति को हम देखते हैं तो उसमें उस प्रगति के 2 महत्वपूर्ण पहिए रहते हैं, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। तो इन 2 पहियों को अगर आप नेस्तनाबूद कर देते हैं तो वो समाज जो है वो प्रगति की तरफ नहीं जा सकता। बस यही हुआ क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर में। जब बौद्ध काल में क्रांति के आसार दिखने लगे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया गया, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, उसके साथ ही स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दिया गया, स्वास्थ्य सेवाओं संस्थाओं को भी बढ़ावा दिया गया। क्योंकि बुद्ध खुद कहते थे कि एक पीड़ित रोगी शरीर में अच्छा माइंड नहीं रह सकता जो आगे जाके सामने बने, प्रवचन दे सके या धम्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो इसी तहत स्वास्थ्य सेवाओं को भी धम्म प्रवचन में लाया गया और उसको बढ़ावा दिया गया। और वो बढ़ावा बाद में इतना बड़ा हो गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को राजाश्रय मिल गया। तो ये जो इतिहास है ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि शिक्षा प्रतिक्रांति के दौर में जब पहला वार हम पर किया गया वो शिक्षा पे था। हमें शिक्षा से वंचित किया गया ताकि भला बुरा हम समझ ही नहीं सके और भले के साथ जाए और बुरे के पास ना जाए, इस बात को हम समझ ही ना पाए और अपनी प्रगति ना कर पाए। इस वजह से पहला वार जो हुआ तो वो हमारे शिक्षा पे हुआ, हमसे मूल निवासियों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण जो वार हुआ वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे हुआ। जो हेल्थ सेक्टर था उस समय का हमारा, वो हम कैसे तय करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ वैज्ञानिक सोच लिए बैठे हैं तो ज़रूर हम ऐसे तथ्यों को मानेंगे जो प्रमाणों के साथ उपलब्ध है। तो उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर, पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मूल निवासियों की जो अपनी चिकित्सा प्रणाली थी वो सही तरीके से ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से, मतलब बौद्ध काल जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेके ईसा के 7वीं शताब्दी कर बहुत अपनी चरम सीमा पर पहुँचाया गया। इसमें शिक्षा के साथ मैंने पहले भी कहा कि स्वास्थ्य को भी बहुत बढ़ावा दिया गया। उस समय इस पूरा बौद्ध काल के दौरान हमारे पास हमारे अपने हॉस्पिटल्स थे, हमारी अपनी गिलानशालाएँ थी, बैसजा का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स थे वो बहुत बड़े थे। इतना ही नहीं, मानव सभ्यता के इतिहास में किसी चीज़ का डेटा कलेक्शन जो हम कहते हैं और डेटा कंपाइलेशन, संहितीकरण का जो भाग है वो पहली दफ़ा हमारे यहाँ बौद्ध काल में हुआ गया और वो बौद्ध भिक्षुओं ने किया। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो हम लोगों को पता ही नहीं है। तो संहितीकरण करना, डाटा कंपाइल करने का पीढ़ी दर पीढ़ी काम बौद्ध भिक्षुओं ने किया। इसीलिए बौद्ध काल में जो चिकित्सा शास्त्र था वो बहुत अपने आप में एक साझा हुआ था। दूसरी ये बात, वहाँ पे सिर्फ उसका डेटा कलेक्शन नहीं हुआ, संहितीकरण नहीं हुआ, तो एक शास्त्र के तौर पर, वैज्ञानिक तर्क संगत अनुभवजन्य शास्त्र के तौर पर, जिसे आज हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की शुरुआत भी बौद्ध काल में हुई थी। तो सही मायने में अगर भारत का मूल निवासी चिकित्सा प्रणाली का जो भाग आता है वो बौद्धकालीन आता है, तो अगर हम कहें कि बौद्ध चिकित्सा प्रणाली ही अगर भारत की मूल निवासी चिकित्सा प्रणाली है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो जब हम देखते हैं कि क्रांति में क्या हुआ और प्रतिक्रांति में क्या हुआ, तो ये जो पूरा मसला है इस सब्जेक्ट का वो समझ में आता है। हम देखते हैं कि क्रांति में जब बुद्ध ने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ावा दिया और उसको राजाश्रय मिला, तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े अस्पताल थे,
बौद्ध विहार जो थे वो आरोग्य के केंद्र बने हुए थे, वहाँ पे ब्रेन सर्जरीज भी होती थी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ, आपको इसके सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है ये इस किताब में मिल जाएंगे। ये जो किताब है बौद्ध चिकित्सा प्रणाली, भारत की मूल निवासी चिकित्सा प्रणाली, हमारी अपने मूल निवासी प्रकाशन की है। इस किताब में उसके सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है हम सबको मिल जाएंगे। तो न्यूरो सर्जरीज हमारे यहाँ पे होती थी, जीवक जैसे बहुत ही मंझले हुए वैद्य हमारे साथ थे। इतने भी हमारे पास प्रूफ्स है कि उस समय महिलाएं भी डॉक्टर्स हुआ करती थी और उनको घर में भी वो जो मेडिकल फील्ड का जो नॉलेज है वो साझा किया जाता था। तो ऐसी हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी प्रतिक्रांति में, उसके साथ क्या हुआ, शिक्षा के साथ क्या हुआ हमने देखा, लेकिन शायद किसी ने ये नहीं सोचा कि स्वास्थ्य के साथ क्या हुआ। स्वास्थ्य के साथ जो हुआ उसमें पहला प्रहार हुआ, उसका राजाश्रय छीना गया। बौद्ध काल में स्वास्थ्य को राजाश्रय था क्योंकि वहाँ पे राजे हमारे थे। जब ईसा पूर्व 143 में बृहद्रथ की हत्या हुई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तो बाकी सब चीज़ों के साथ स्वास्थ्य का भी राजाश्रय, स्वास्थ्य प्रणाली का राजाश्रय भी निकल गया। दूसरा, जब बुद्ध पीरियड में जहाँ चिकित्सक को निर्वाण का साधन बताया जा रहा था और चिकित्सा को निर्वाण माना जाता था, बुद्ध को उनको भी भिषक गुरु माना जाता था, तो वहाँ पे जब धर्म ग्रंथों की निर्मित हुई तो वहाँ पे चिकित्सक का पूरा जो उनकी अवहेलना करनी शुरू की गई और वहाँ पे चिकित्सक को गलत ठहराया गया। इतना कि किसी चिकित्सक का किसी मंगलमय कार्यक्रम में जाना भी गलत मानने जाया लगा, उनको परहेजी करने दी जाने लगी और बहुत गलत सलत बातें भी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, उसके भी प्रमाण यहाँ पे दिए हुए। तो ऐसे इस तरह से चिकित्सक को बदनाम किया गया, चिकित्सा को बदनाम किया गया। शल्य चिकित्सा जो बहुत बड़ा अंग था, डिपार्टमेंट था उस समय में, उसको हिंसा के नाम पे उसको खारिज किया गया और शल्य तंत्र को वहाँ पे जैसे कहो बंद ही कर दिया गया। जो मैंने कहा कि इतना सारा जो वहाँ पे क्रांति में हुआ था उसको बदलवा के हमारे जो विश्वविद्यालय उनको भी नष्ट किया गया। वो सारा जो लिटरेचर था उसको नष्ट किया गया। लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण लिटरेचर था, हमने कहा कि ब्राह्मणों का ये षड्यंत्र है। किस लिए है? ब्राह्मण हमेशा षड्यंत्र करते आ रहा है, ये हमने सुबह से बहुत बार सुना। तो इस षड्यंत्र में जैसे उसने शिक्षा को परहास किया, स्वास्थ्य को भी परहास किया, लेकिन जो हमारा अपना जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, मेश्राम साहब भी हमेशा कहते हैं कि हमारे मूल निवासी सभ्यता की जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको या तो ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के तहत नष्ट किया, जैसे हमारे बौद्ध विहार, हमारा बहुत सारा साहित्य, या तो उसको तब्दील किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया। बिल्कुल यही हुआ हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के साथ। और उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही नहीं किया गया, उसका बेस ही पूरा बदल दिया। जहाँ बौद्ध काल में चिकित्सा प्रणाली एविडेंस बेस थी, उसको यहाँ पे लाके आयुर्वेद यानी वेदा का उपवेद बताया गया। तो इसलिए इस बात को हमें समझना होगा कि ये जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसमें हमें मानना होगा कि भारतीय मूल निवासियों की अपनी एक एविडेंस बेस्ड चिकित्सा प्रणाली थी, उसको वापस लाना है। क्योंकि जब हम क्रांति प्रतिक्रांति का दौर देखते हैं तो साथियों, हमने इतिहास की बात की और इतिहास जो है हमें हमेशा सबक सिखाता रहता है जब तक हम सबक सीख ना ले। तो क्रांति प्रतिक्रांति का जो इतिहास मैंने बताया वो वर्तमान में भी चल रहा है। कैसे? संविधान बनाकर जो बाबा साहब और महात्मा फुले जी से लेके 1848 से लेके 1954 तक 108 सालों का जो निरंतर प्रयास करके संघर्ष करके संविधान के तौर पर हमें जो हक अधिकार दिए गए, वो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और उसके बाद प्रतिक्रांति का दौर शुरू हुआ, जहाँ पे 1983 से 3 में कांग्रेसवासियों ने ईवीएम को यहाँ पे लाया और ईवीएम के थ्रू हमारा जो मत अधिकार था उसको डिस्ट्रॉय किया, मनमानी शुरू की, हुक्मशाही शुरू की और ईवीएम के सारे जो प्रसाद है हम अभी देख रहे हैं, उसका जो नाजायज़ सरकार है वो किस तरह से हमारे हक अधिकारों को छीन रही है। और ये हक अधिकार आप देख सकते हैं जैसे इतिहास में हो चुका है, हमारी शिक्षा नेस्त नाबूद की गई और स्वास्थ्य प्रणाली नेस्त नाबूद की गई। बिल्कुल उसी तरह आज की दौर में ईवीएम के थ्रू आई ये नाजायज़ सरकार पीपीपी, पब्लिक प्राइवेटाइजेशन का जो उनका एजेंडा है, जैसे नीट है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, ऐसे कई सारी योजनाओं को लाकर, कायदों को लाकर हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को डिस्ट्रॉय किए जा रहा है।
मतलब इतिहास रिपीट हो रहा है। तो इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए, जो गलतियां पीछे हो चुकी है वो हमें नहीं दोहरानी है। तो ईवीएम जो है जब तक जाएगा नहीं, हमारा हेल्थ सेक्टर भी नहीं टिकने वाला है। और हेल्थ सेक्टर को लेकर जो प्राइम उसमें है हेतु है, उद्देश्य है, सामान्य जन की स्वास्थ्य सेवाओं को वहाँ पे उपलब्ध कराना। वो अगर करानी है तो हमें हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। और हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमें अपनी मूल निवासियों की सरकार होनी चाहिए, शासन में हमारे अपने लोग होने चाहिए। इसीलिए इंपा का भी ये महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निर्माण होती है कि ये ईवीएम के विरोध में हम लोगों में जाएं, हमारी सोशल वैल्यू को हम क्रेडिट करें और लोगों को हमारे साथ लाएं, संगठित करें। और ईवीएम जैसी इस प्रतिक्रांति का उनका जो हथियार है उसको हम नेस्तनाबूद करें, ताकि हम अपनी सरकार लाएं, हम हमारे शासन में नेतृत्व करें और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ लोगों को शिक्षा लेकर प्रगत समाज की निर्मित करें। और ये काम बामसेफ कई सालों से लगातार करता आ रहा है। और हम सब लोग उस बात के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब, मूल निवासी बहुजन नायक, उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है हम सबको हमारे समाज के प्रति वापस जाकर उनका समाज का जो ऋण है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं उसको हम लौटा सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।